ओके, इज इट क्लियर? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दो चीज़ें हो गई। जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है तो उसके टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो है ईएमएफ। और जब हमने सेल से करंट ड्रॉ कर लिया तो सेल से करंट ड्रॉ करने पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज टीपीडी। उसको हम नाम दे रहे हैं किसका? टीपीडी का, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दे रहे हैं। ये देखो, दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ मैं तुम्हें। अब ये नोट्स तो तुम्हें एक्चुअली मैं अभी वापस गूगल क्लासरूम पे शेयर करूँगा। अभी तो तुम्हारा लिसन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना बड़ा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, अच्छा दोनों में पता हो ज़्यादा कौन होगा, टीपीडी ज़्यादा होगा या ईएमएफ ज़्यादा होगा? तो भाई नेचुरली ईएमएफ ज़्यादा होगा। ईएमएफ के केस में तो सेल से करंट ड्रॉ किया ही नहीं। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के केस में हम क्या कर रहे हैं? वी आर ड्रॉइंग द करंट फ्रॉम द सेल। सेल से हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो जब सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो टीपीडी है उसकी वैल्यू कम होगी, और जब करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सो जनरली ई इज़ मोर देन वी, E is more than V for these primary cells. Then third one, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? देखिए, रेजिस्टेंस वर्ड ही एक नेगेटिव वर्ड है जो हिंड्रेंस ऑफर करता है, ऑब्स्टेकल ऑफर करता है। इट इज़ द ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय द आयंस ऑफ द सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब हम सेल से करंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट सेल का और आयंस जो हमें ऑब्स्टेकल ऑफर करते हैं, that obstacle is called as so this obstacle is called as internal resistance of cell। कि जब सेल से करंट ड्रॉ किया जा रहा है तो करंट ड्रॉ करते वक्त जो ऑब्स्टेकल ऑफर कर रहे हैं आयंस और इलेक्ट्रोलाइट, दैट ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एज टर्मिनल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए सिंबल होता है स्मॉल आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सिंबल पहले हम ले चुके थे, कैपिटल आर। सो इंटरनल रेजिस्टेंस शुड हैव द मिनिमम वैल्यू और इट शुड हैव द एज लो एज पॉसिबल। इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही सेल हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, उतना ही सेल अच्छा होगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? एक बार ये भी क्वेश्चन आ गया था, तीनों की डेफिनेशन पूछ ली, तीनों में रिलेशन पूछ लिया, और ऑन व्हाट फैक्टर्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? देखिए, नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट किसका बना हुआ है। अब एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपको बताया, अमोनियम क्लोराइड था लेक्लांचे सेल में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था डेनियल सेल के केस में। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक ही इलेक्ट्रोलाइट को जब हम बहुत दिनों तक यूज़ करते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो उसको वापस हमें क्या करना पड़ता है? थ्रो करके, रिमूव करके नया यूज़ करना पड़ता है, ये ध्यान दीजिए। देन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स पर भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड्स का नेचर कैसा है। मतलब इलेक्ट्रोड्स का नेचर कैसा है, जैसे अमलगेटेड जिंक रोड है तो जिंक रोड को टाइम टू टाइम साफ़ करते रहो इंटरनल रेजिस्टेंस को मिनिमाइज रखने के लिए। तो और दूसरा भाई कैसा मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है इसका एनोड का, कैथोड का। तीसरा है सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, दोनों इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट में कितनी दूर दूर हैं। जितने ज़्यादा दूर होंगे उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितने कम होंगे इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। बट इसका मतलब ये नहीं दोनों को टच करके रख दें, टच करेंगे नहीं, दोनों को टच नहीं करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड और एनोड शुड नेवर बी कॉन्टेक्टेड इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, दे शुड बी कॉन्टेक्टेड बाई मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ओनली। तो ये चीज़ समझ में आई कि जितना ज़्यादा सेपरेशन इलेक्ट्रोड्स के बीच में होगा उतना ही ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा।
चौथा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। कितना पोर्शन इलेक्ट्रोड का आपने इलेक्ट्रोलाइट में इमर्स कर रखा है। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इमर्स करेंगे उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरे इलेक्ट्रोलाइट में ही पूरे टर्मिनल को डुबो के रख दिया। 80-90% पोर्शन उसका इमर्स हो जाना चाहिए। यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि कई बार सोचते हैं कि टच हो गया ना, इलेक्ट्रोलाइट के सेल के दोनों टर्मिनल टच हो गए, इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। टच करना नहीं है। आपका जो कंटेनर है, उस कंटेनर में जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है उसको आप 75 to 80% तक फिलअप कर सकते हैं, तो सबसे बेहतर रिजल्ट आएंगे आपके पास। इन 4 फैक्टर्स पर तो आपका डिपेंड करता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम कह रहे हैं जब हम सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो E यानी कि EMF की वैल्यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये देखिए सेल से करंट ड्रॉ करने का सर्किट ये सेल है। ये सेल के हमने एक कंडक्टर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस R है, ये बैटरी की लगा दी और ये वोल्टमीटर लगा दिया। जब इस की को ओपन कर देंगे देखो तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा रजिस्टर में, तो उसके केस में ये बैटरी इस वोल्टमीटर के साथ अपने आप में कैसी आएगी, पैरेलल में आएगी। तो ये वोल्टमीटर जो रीड करेगा उसको EMF कह देंगे। पर जैसे ही इस की को क्लोज करेंगे तो ये सेल से करंट ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ही सेल से करंट ड्रॉ किया तो इसके टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो TPD कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए कहते हैं E इज़ मोर देन V, और E की वैल्यू होती है V प्लस IR। V प्लस IR, E तो EMF है, V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये I इंटू स्मॉल r है ना, दिस इज कॉल्ड एज लॉस्ट वोल्टेज। इसके लिए एक नया नाम दे रहे हैं, लॉस्ट वोल्टेज। देखिए मैंने लिखा है IR इज कॉल्ड एज लॉस्ट वोल्टेज। दिस वोल्टेज इज लॉस्ट ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण हमारे पास लॉस हो जाता है। दैट्स वाई लॉस होता है, तभी तो हमारे पास EMF की वैल्यू ज़्यादा है, TPD की वैल्यू कम है। TPD कम होने का कारण यही है कि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, उसको अगर हम करंट से मल्टीप्लाई करें तो I इंटू स्मॉल r जो है दैट इज कॉल्ड एज लॉस्ट वोल्टेज। इतना वोल्टेज तो हमारे पास लॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारे पास हमेशा रहेगा, E इज इक्वल्स टू V प्लस IR व्हेन वी आर ड्रॉइंग द करंट फ्रॉम द सेल। जब हम सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं ना तब का फॉर्मूला है, वेन एवर वी आर ड्रॉइंग द करंट फ्रॉम द सेल देन EMF इज इक्वल्स टू V प्लस IR। अब इसी में देखिए, इसी में आगे ओपन और क्लोज सर्किट का मतलब क्या था। व्हेन ओपन सर्किट सेल इज इन ओपन सर्किट देन I इज जीरो, मीन्स नो करंट इज ड्रॉन। जब I जीरो कर दिया तो E इज इक्वल्स टू क्या बन गया, V बन गया, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF का बराबर हो गया। व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल तो E माइनस V इज इक्वल्स टू क्या हो गया, IR। और अगर हम V निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E माइनस IR, और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो E माइनस V अपॉन I, और I को वापस रख सकते हैं V बाई आर, I को इस तरह रख सकते हैं V बाई आर। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। दिस इज़ द फॉर्मूला यूज टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। लुक हियर, तो ये था भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स का। अभी मैंने इतनी देर में जो डिस्कस की, 3 चीज़ें डिस्कस की है, EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जनरली जो प्राइमरी सेल्स होते हैं जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, इनके लिए EMF की वैल्यू ज़्यादा होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होती है, E इज़ मोर देन V होता है। यानी कि वेन एवर वी आर ड्रॉइंग द करंट फ्रॉम द सेल देन फॉर्मूला, योर फॉर्मूला इज E इज इक्वल्स टू V प्लस IR। जब हम सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं तब तो फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू V प्लस IR हो जाता है, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के केस में रहता है। पर सेकेंडरी सेल की एक और क्वालिटी की, सेकेंडरी सेल को अपन क्या कर सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल को क्या कर सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं। तो जब सेकेंडरी सेल को हम चार्ज करते हैं, व्हेन सेल इज चार्जिंग, तो देखिए V इज इक्वल्स टू होता है E प्लस IR। अगर हम सेल को चार्ज कर रहे हैं
यानी कि डिस्चार्ज हो जाती है ना बैटरी, जैसे इन्वर्टर की बैटरी है डिस्चार्ज हो रखी है, मोबाइल की बैटरी है डिस्चार्ज हो रही है, तो फिर वी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और ई की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे वी तो आप कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट दे रहे हैं, है ना, और ई आपके पास जो है वो है, और आई आर इस तरह से, तो वी इज़ मोर देन ई बन जाता है, वी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है उस केस में। समझ में आई बात? ये है व्हेन सेल इज़ इन चार्जिंग, जब सेल को चार्ज करते हैं तो V इज़ मोर देन क्या होता है, E होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, छोटी सी बात है। अब हम आते हैं, छोटी सी बात वही सेल्स के लिए ले रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। कई बार हम सर्किट्स में एक से ज़्यादा सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो पिछली क्लास में जैसे आपको बताया था रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अब भाई जब सेल्स को भी कनेक्ट करेंगे तो ऐसे सेल्स को कनेक्ट करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो सभी सेल्स सीरीज में हो या सभी सेल्स पैरेलल में हो, या मिक्स कॉम्बिनेशन हो जाए, सेल्स सीरीज भी हो पैरेलल भी हो। तो पहले लेते हैं हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सेल्स इन सीरीज। ये देखिए सेल्स इन सीरीज का मतलब, मैंने बड़ा सिंपल एग्जांपल लिया है, एन आइडेंटिकल सेल्स लिए हैं। सभी सेल्स का ईएमएफ क्या है, कैपिटल ई, एक एक सेल का कैपिटल ईएमएफ है। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेल को रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे ई, और उसके साथ छोटा सा रेजिस्टेंस बना दे इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा सेल ई, फिर आर बना दे, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से एनएच सेल ले ली, ये देखिए, और इन सबको एक एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। यानी कि एन सेल्स, हम कह रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का मतलब सेल्स इन सीरीज। सेल्स इन सीरीज का मतलब एन सेल्स, ईच ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई and internal resistance small r, they are connected in series, and further this series combination is connected to the external resistance capital R. This series combination is further connected with the external resistance capital R, then effective EMF of the circuit बन गया n into E, क्योंकि n सेल्स मैंने सीरीज में लगा दी है। सीरीज में लगाने का मतलब एक का प्लस दूसरे का माइनस, इसके बाद इस माइनस को सीधे दूसरे के प्लस से कनेक्ट करना है, फिर दूसरे का माइनस तीसरे के प्लस से कनेक्ट करना है, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो देखिए ईएमएफ क्या बन गया, एन ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बन गया, एन इंटू आर, क्योंकि सारे सीरीज में, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर प्लस एन आर, कैपिटल आर एक्सटर्नल और स्मॉल एन आर इंटरनल। अब यहाँ पर अगर हम इस सेल से हमने कितना करंट ड्रॉ किया, ये करंट की वैल्यू निकालेंगे तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। दिस मच करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, एन ई इफेक्टिव ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया। अब यहाँ कुछ स्पेशल केसेस लिए गए कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो हम उसको एन आर को नेग्लिजिबल कर देते हैं, तो I इज इक्वल्स टू एन ई बाई आर बन जाता है। यही बात अगर हम कहें इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सेकंड केस में, तो कैपिटल आर को नेग्लिजिबल कर दो तो एन ई अपॉन एन आर बन गया, तो ई बाई आर। इसका मतलब समझा, इस एक्सप्रेशन का मतलब, इस सेकंड स्पेशल केस का मतलब है कि जब एन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ईच सेल इज हैविंग ए वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, जब हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो जो करंट उस सेल से ड्रॉ कर रहे हैं किसकी तुलना में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तुलना में। जैसे मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस तो 50 ओम आ गया, इसीलिए कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने 1-2 ओम ही लगा रखा है, तो फिर 50 की तुलना में 1-2 ओम की कोई वैल्यू नहीं है, और उसमें करंट ड्रॉ हो जाता है ई अपॉन आर सिंपली। यानी कि एन सेल्स लगा भी रखें तो उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टोटल करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। इसीलिए जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं तो सेल्स को सीरीज में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। एक सेल से जितना करंट मिल रहा है उतना एन सेल से मिल रहा है, फिर क्या मतलब। तीसरा, इफ़ द वन सेल इज रॉन्गली कनेक्टेड, ये बहुत अच्छा स्पेशल कॉम्बिनेशन मैंने पूछा है, देखो प्लस माइनस, ये दूसरा सेल किसी ने बच्चे ने गलती से माइनस प्लस उल्टे कर दिए, प्लस इधर होना चाहिए था, माइनस इधर होना चाहिए था, हो गया, गलती हो गई। तो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन यहाँ क्या हो जाएगा, इफेक्टिव ईएमएफ क्या हो जाएगा, तो इफेक्टिव ईएमएफ होता है एन ई माइनस 2ई, दो ईएमएफ का लॉस हो गया। कैसे, देखिए एन माइनस 1 इंटू ई, ये तो ईएमएफ हो गया इफेक्टिव कॉम्बिनेशन का, क्योंकि एन सेल सीरीज में थे, उसमें से एक उल्टा जुड़ गया तो बचे एन माइनस 1 इंटू ई, और एक ईएमएफ उल्टा जोड़ा तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, तो इसीलिए इसको सोल्व करते थे एन ई माइनस 2ई बन जाता है ये। तो जब एक सेल की पोलरिटी
रिवर्स कनेक्ट हो जाए सीरीज में तो इफेक्टिव ईएमएफ बन जाता है एन माइनस 2ई। और इसी तरह से देखो ये भी क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट, जैसे एक सेल ईएमएफ E1 है, दूसरे का ईएमएफ E2 है, पहले का पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव नेगेटिव, सीरीज में इस तरह से कनेक्टेड है, तो इफेक्टिव ईएमएफ हो गया E1 प्लस E2। अगर हमसे कहा जाए नहीं ऐसा नहीं है, पहले का ईएमएफ E1 पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरे में E2 नेगेटिव पॉजिटिव, देखो ये दोनों में डायग्राम में डिफरेंस देखो, E2 में ऊपर तो पॉजिटिव नेगेटिव था, E2 में नीचे नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि E1 का नेगेटिव E2 के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, E2 वाले सेल की पोलरिटी रिवर्स कर दी, तो इफेक्टिव ईएमएफ E1 प्लस E2 की जगह बन जाता है E1 माइनस E2। दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिव ईएमएफ। तो ये थे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कहने का मतलब अगर हम सेल्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो सर्किट में क्या बढ़ा सकते हैं अपन, करंट बढ़ा सकते हैं, सर्किट में करंट बढ़ा सकते हैं। अब अगर सेल्स पैरेलल में कनेक्ट हों, ये देखिए पैरेलल का भी सर्किट डायग्राम वैसा ही, ये देखो फिर और जूम कर रहा हूँ कि एक सेल का ईएमएफ ई है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस है पहला, दूसरा, इस तरह से आगे डॉट 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 एम एच सेल, वहाँ एन लिया था, यहाँ नंबर एम ले रहे हैं, एंड दे आर फर्दर कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, फर्दर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर होते हैं। अब यहाँ इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव करंट सब निकालेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए इफेक्टिव ईएमएफ करंट निकालने से भी पहले तो अपने को इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये आर इंटरनल रेजिस्टेंस के एम सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r अप टू m/r, तो 1/rp हो गया m/r, और rp की वैल्यू क्या r/m। ये टोटल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो कैपिटल R प्लस r/m। ये इस लाइन से भी ध्यान दीजिए कि जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सम है, दिस सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन सीरीज विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सभी इंटरनल रेजिस्टेंसेज का जो सम होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, नॉट इन पैरेलल। सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेज ऑफ द सेल is always connected in series with the external resistance। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हमेशा ये सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है। तो RP बन गया R/m और इफेक्टिव रेजिस्टेंस R प्लस R/m। तो करंट निकाल दिया I। अब देखो जब M सेल्स पैरेलल में थे तो इफेक्टिव ईएमएफ केवल कैपिटल E रहेगा, जबकि सीरीज में थे तो N ही बन गया था। तो E/R प्लस स्मॉल r/m, स्मॉल r/m वापस उतना ही मिल गया, वापस आपको उतना ही क्या मिल गया, करंट मिल गया। तो इसको सोल्व करेंगे ना, ये सोल्व करेंगे तो m ऊपर चला जाएगा, तो ये m इंटू कैपिटल R प्लस R अपॉन और m ई अपॉन ऐसा बन जाएगा। पर याद इसको नहीं रखना, याद यही रखना। अब यहाँ भी देखो व्हेन R इज़ मोर देन R, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो ये बन जाता है m ई अपॉन MR दैट इज E/R। ऐसा उल्टा केस सीरीज में होता था। और जब R इज़ लेस MR हो तो ये I इज इक्वल्स टू ME/R बन जाता है, ये ME/R बन जाता है। और तीसरा हमने कहा, मान लीजिए ये देखो ये बड़ा अच्छा है, E1 प्लस में था, E2 माइनस में था, E1 और E2 दोनों पैरेलल में है, पर दोनों की अभी तक तो कहा था दोनों की वैल्यू सेम है, E था इसलिए अपन E लेते थे, पर E1 E2 दोनों में से कौन ज़्यादा है, मान लीजिए E1 ज़्यादा है, तो नेट ईएमएफ सर्किट का क्या कंसिडर करेंगे, E1। न हम E1 प्लस E2 करेंगे, न E1 माइनस E2 करेंगे। E1 प्लस E2, E1 माइनस E2 जब किया जाता है जब सेल्स सीरीज में हो, पैरेलल में है। अगर n सेल्स पैरेलल में है, सबका ईएमएफ E है, तो इफेक्टिव ईएमएफ भी कैपिटल E रहेगा। अगर दो सेल्स पैरेलल में है, वन का ईएमएफ E1 है, दूसरे का E2 है, और E1 इज़ मोर देन E2, देन ईएमएफ भी उसी तरह से रहेगा कि E1 की वैल्यू ज़्यादा है, E2 की वैल्यू कम है। पहला सीरीज, दूसरा पैरेलल, ठीक है। तीसरा और लेते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मिक्स कॉम्बिनेशन का मतलब नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में भी जोड़ दिए जाएं और पैरेलल में भी जोड़ दी जाएं। कैसे, देखिए ज़रा, ये देखो इसका बड़ा सा सुंदर डायग्राम। ये देखिए एक लाइन में ER 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 इस तरह से n सेल्स एक सीरीज में जोड़े गए हैं, और ऐसी m सीरीज बना दी, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन।
तो एक लाइन में जोड़ने वाले नंबर ऑफ सेल्स तो स्मॉल n है और m ऐसी लाइंस बनाई गई है। तो यहाँ इफेक्टिव ईएमएफ लिखेंगे ना, तो एक लाइन का जो ईएमएफ होगा वही इफेक्टिव ईएमएफ होगा, तो इफेक्टिव ईएमएफ बन जाता है एन ई। इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो गया, एन इंटू ई। पर जब इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR अप टू m/NR, तो 1/R डैश क्या बन गया, m/NR। तो R डैश क्या बन गया, NR/m। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या बन गया, n इंटू आर अपॉन कैपिटल M। और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस R डैश, तो R प्लस NR/M। करंट निकालेंगे तो I इज इक्वल्स टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस। EMF तो क्या था, NE, रेजिस्टेंस क्या था, ये R प्लस NR/M। तो यहाँ LCM ले लिया तो M कॉमन आ गया, तो M इंटू कैपिटल R प्लस N इंटू R, ये इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें फिर स्पेशल केस, वही 3 स्पेशल केस जैसे चल रहे थे दोनों। पहला, व्हेन कैपिटल R इज मोर RN/M, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंसेज की तुलना में, तो उसको इंटरनल वाली को इग्नोर कर दो टर्म को, फिर बच जाएगा NE/R। और जब R इज़ लेस R हो तो वो वाली स्मॉल r को नेग्लिजिबल कर दो, तो ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू ME/R, ऐसा आ जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पर, इसको चीज़ को थोड़ा कंसंट्रेशन से नोट करें। करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन मैक्सिमम पावर, इसको मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्योरम कहते हैं, कि मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से अगर मैक्सिमम करंट में ड्रॉ करना चाहता हूँ, ज़रा देखिए I इज इक्वल्स टू NE/MR प्लस NR हो रहा है, तो इस I की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, दिस I विल बी मैक्सिमम इफ़ दिस MR प्लस NR इज़ मिनिमम। अगर ये MR प्लस NR की वैल्यू मिनिमम हो जाए तो I मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये मिनिमम कैसे हो, ये मिनिमम हो इसके लिए कंडीशन देखिए क्या कर रखा है, ये MR प्लस NR मिनिमम हो। ज़रा मैथमेटिकल टूल है, ध्यान से समझ लेंगे तो मज़ा आएगा। तो ये MR प्लस NR को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, √MR माइनस √NR का होल स्क्वायर प्लस 2√MR/NR। वापस वही टर्म बन रही, देखो थोड़ा सोचोगे तो। अब मैं कह रहा हूँ ये MR प्लस NR मिनिमम होना चाहिए, तो ये लाइन मिनिमम हो उसके लिए क्या होना चाहिए, √MR माइनस √NR का जो स्क्वायर है ये 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाए तो √MR इज इक्वल्स टू √NR, तो MR इज इक्वल्स टू NR, तो कैपिटल R इज इक्वल्स टू NR/M बन गया। अब कैपिटल R तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था और ये स्मॉल n इंटू स्मॉल R/M टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर ऐसा होगा तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यानी कि टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। Hence maximum current flows through the mixed combination of cell when total internal resistance of the combination of cell is equal to the external resistance of the circuit. It is called maximum power output theorem. जब इस तरह से आपके पास मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो और उन सभी सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम करंट सेल से ड्रॉ किया जा सकता है। और जब सेल से हम मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्योरम। इसी को मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्योरम के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? ये देखिए स्पेशल नोट, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू इंक्रीज द EMF of the circuit. Cells are connected in parallel to increase the current in the circuit, and the cells are connected to the mixed combination to increase the power in the circuit. ये बड़ी गोल्डन लाइन है, दिस लाइन इज गोल्डन लाइन। कि आपसे कोई पूछे if someone asks to you that why the cells are connected in the सीरीज और पैरेलल और मिक्स कॉम्बिनेशन, पूछ ले गलती से कि ये हमें मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, तो हम कहेंगे इसके 3 कारण हैं। अगर हम सर्किट में वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम सर्किट में वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं तो हमें नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ जाता था E1 प्लस E2 प्लस अप टू E3 EN। और अगर हम सर्किट में करंट को बढ़ाना चाहते हैं तो सेल्स को पैरेलल में लगाना पड़ेगा,
क्योंकि पैरेलल में लगाएंगे तो देखिए ज़रा क्या होता है, इधर से करंट निकला, इधर से भी करंट निकला, इधर से भी करंट निकला, सारा करंट इसमें फ्लो होगा। और अगर हमने करंट भी बढ़ा दिया और वोल्टेज भी बढ़ा दिया तो पावर का फॉर्मूला क्या था, वोल्टेज इंटू करंट। जब वोल्टेज भी बढ़ गया, करंट भी बढ़ गया, तो सीधा सीधा क्या बढ़ गया आपके पास, पावर बढ़ गया। तो पावर बढ़ाने के लिए मिक्स कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। ये सेल्स के कॉम्बिनेशंस कहलाते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो ये आज की क्लास का हमारा कंटेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और ईएमएफ ये वगैरह रहेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें 2 पेज में और ये डालूंगा जो कुछ क्वेश्चन हैं, रजिस्टेंसेज के क्वेश्चन हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंसेज किस तरह से किए जाते हैं सीरीज पैरेलल के सोल्व। और एक एडिशनल टॉपिक डाल रखा है मैंने, थर्मिस्टर आर हीट सेंसिटिव रजिस्टेंस होते हैं, जो कभी कभी हमारे पास लेबोरेटरी में ऐसे रजिस्टेंस भी होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटाने पर रजिस्टेंस घट जाता है। ये जब आप टेलीविज़न चालू करते हैं, टीवी सेट चालू करते हैं, तो आपने देखा होगा टीवी चालू करते हैं पहले एकदम स्क्रीन पे टीवी पे कुछ भी नहीं आता, तो वहाँ एक थर्मिस्टर लगा है। इन थर्मिस्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है उसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है उसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है। तो कलर टीवी के साथ सीरीज में एक थर्मिस्टर लगा होता है जो टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस कम होता है और फिर वो करंट को बढ़ाता है, और जैसे ही मैक्सिमम करंट टीवी में फ्लो होता है चलने लगता है। तो ये थर्मिस्टर्स कहलाते हैं। इसी तरह से सुपर कंडक्टिविटी भी मैंने यहाँ डिफाइन करी गई है। सुपर कंडक्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स और अलॉयज और ऑक्साइड्स बाय द वर्च्यू ऑफ विच द रेजिस्टेंस डिसअपियर्स और बिकम्स जीरो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर एंड द सब्सटेंस at this zero temperature or this the substance when this resistance becomes zero they are called as superconductors। इनको सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है। तो सुपर कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है कि देखिए ये सुपर कंडक्टर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, अब T इज़ मोर देन TC है, यानी कि अप्लाइड टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो ये सुपर कंडक्टर नहीं बना भाई, तो इसमें से होकर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स पास आउट हो रही है। पर जैसे ही T इज़ लेस देन इक्वल्स टू TC हो गया, इसका टेम्परेचर इतना कम कर दिया क्रिटिकल टेम्परेचर से या इसके बराबर, ये सुपर कंडक्टर बन गया। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स विल नेवर प्रीफर टू पास थ्रू इट। इसको मिजनर्स इफेक्ट कहा जाता है फिजिक्स में। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग में करा रखा है, पर मैं नोट्स में शेयर कर दूंगा, पूछते नहीं जनरली। सिलेबस और कम कर देंगे इस बार, जो कम करेंगे बाद में बताएंगे, अभी तो मैं सारा वही पढ़ा रहा हूँ जो पिछले साल पढ़ाते थे। तो देखिए एक सिमिलरिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए बिल्कुल गोल्डन लाइन ध्यान रखिए कि अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स नेवर प्रेफर टू पास थ्रू द कंडक्टर। सिमिलरली व्हेन ए सुपर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स नेवर प्रेफर टू पास थ्रू द सुपर कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स कंडक्टर में से होकर पास आउट नहीं होती और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स सुपर कंडक्टर में से पास आउट होती नहीं है। ये दोनों में एक सिमिलरिटी है जो तुम्हें याद रखनी है। बाकी ये ओम्स लॉ को सोल्व करने के क्वेश्चंस भी हैं जो जनरली मैं 10th क्लास में बताता था, अभी फिर बता रहे हैं कि मान लीजिए रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता था। किसी वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ डबल कर दी जाए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस उसका 4 गुना बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है ये मैंने सोल्व कर रखा है, ये इसमें देखना। ये नोट्स में शेयर कर रहा हूँ अभी गूगल क्लासरूम पे। आज बड़ी अच्छी बात है, 26 बच्चे हैं। मेरा टारगेट है कि जितने आपके पास 33-34 बच्चे हैं एक दिन सारे गूगल मीट पे ज्वाइन हो जाएं। ओके, सो ये मैं अटेंडेंस मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ, मेरे को पता चल जाता है कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। तो इसी तरह से आपको रेगुलर जुड़ना है। जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको भी इन्फॉर्म करो, वो भी जुड़ जाएं। तो आज की क्लास यहीं पर हम एंड कर रहे हैं। गूगल क्लासरूम में नोट्स चेक करना।